साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार कला से चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम टॉपिक जो रीट एसएसटी सेकंड लेवल में पढ़ रहे थे वो राष्ट्रपति का पढ़ रहे थे। एक राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो डाउनलोड कर दिया है, वो शायद आपने अच्छी तरह से देखा होगा, उसको पढ़ा होगा। कोई भी उसमें यदि आपको समस्या मिल रही है तो उसके बारे में कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। आज हम राष्ट्रपति के टॉपिक में अपने जो पहली क्लास हुई थी उससे जस्ट आगे से शुरू करें। राष्ट्रपति का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति के टॉपिक में अनुच्छेद 55 यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, अनुच्छेद 55 यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यहां तक पहली क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बारे में राष्ट्रपति का टॉपिक हमने पहले जो पढ़ा था अनुच्छेद 52 से लेकर के 55 तक, उसमें कई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए। शायद आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा और देखा होगा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो हमने कौन से देश के संविधान से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने किस देश के संविधान से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 52 में है। इसके बाद में हमने क्लियर किया था संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 53 में किस चीज का उल्लेख है? अनुच्छेद 53 में उल्लेख है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद में हमने राष्ट्रपति के टॉपिक में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ा था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न उसमें आपको पहले क्लियर करवाया था और आगे भी कई परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे भी परीक्षा के अंदर आने की इसकी पूरी संभावना है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेने वाले सदस्य हैं वो कौन कौन हैं, तो उसके बारे में आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी अपने देश के अंदर संसदात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है और संसदात्मक कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, औपचारिक जो प्रधान होता है वो तो कौन होता है? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है, तो उसका जवाब होगा वो क्या होगा? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो उसका जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, जब प्रश्न ये पूछा जाता है तो उसका जवाब होगा वो भी क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। मानो कि परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है, तो आपका जवाब होगा वो क्या होगा? संसदात्मक कार्यपालिका। क्या जवाब होगा? संसदात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका की जो पहचान होती है वह क्या होती है? देखो, संसदात्मक कार्यपालिका में राष्ट्र का औपचारिक प्रधान होता है वो तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका की जो सरकार का प्रमुख होता है, देश में जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जिस देश के अंदर राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्र का औपचारिक जो प्रधान राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उस देश की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? संसदात्मक कार्यपालिका कहा जाता है। और यह संसदात्मक कार्यपालिका अपने देश के संविधान में जो ली गई है वो कहां से ली गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अपने देश के संविधान में संसदात्मक कार्यपालिका है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? संसदात्मक कार्यपालिका का प्रावधान अपने देश के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान
अपने देश में जो है वह प्रधानमंत्री है और औपचारिक प्रधान है वो कौन है? राष्ट्रपति है। तो नेक्स्ट जो अनुच्छेद 55 तक अपना क्लियर हो चुका था और ये जो चीजें हम पहले पढ़ चुके थे। अब अगले टॉपिक में जो चीज हम क्लियर करें वो अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हम पढ़ रहे थे उनमें अगला जो अनुच्छेद अपना है वो कौन सा है? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में किस चीज का उल्लेख है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। प्रस्तावना का टॉपिक हमने पढ़ा था और उस प्रस्तावना के टॉपिक में हमने क्लियर किया था कि भारत एक गणराज्य है। और भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए क्या होता है? निर्वाचित होता है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? गणराज्य कहा जाता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है। इसका सीधा सा जो मतलब है कि राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति का जो निश्चित कार्यकाल होता है वो कितना होता है साथियों? राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। लेकिन यह तब तक पद पर बना रहता है जब तक इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है, लेकिन यह तब तक पद पर बना रहता है जब तक इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है। अपने देश के संविधान में राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व भी पद से हटाए जाने का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया और वो 5 साल तक पद पर बनाए रहेगा, उसे समय से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 61 में, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को समय से पूर्व भी पद से हटाए जाने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होता है, लेकिन वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में परीक्षा में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा के अंदर ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट अगला अनुच्छेद जो हम पढ़े वो है अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति से संबंधित जो अगला अनुच्छेद है वो कौन सा है? राष्ट्रपति से संबंधित जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 57 के अंदर किस चीज का उल्लेख है? अनुच्छेद 57 में उल्लेख है राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की शर्त। राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की शर्त। और पुनर्निर्वाचन की जो शर्त है वो क्या है? अपने देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान में प्रावधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में क्या प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकता। देखो यहां पर प्रश्न यह बनता है, प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की जो शर्त है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो उसका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 57 होगा। प्रश्न यह भी बनकर के आ सकता है भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है? तो उसका जवाब क्या होगा? किसी भी प्रकार की मतलब इसमें सीमा का प्रावधान नहीं है। अपने देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। जबकि अमेरिका के संविधान में क्या प्रावधान है? वहां पर कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकता। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अनुच्छेद आता है वो कौन सा आता है? अनुच्छेद 58। और अनुच्छेद 58 में किस चीज का उल्लेख है भाई? राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं का उल्लेख है। राष्ट्रपति की पद की योग्यता का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए उन्हीं योग्यताओं का होना आवश्यक है जो योग्यता एक लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक होती है। इसमें केवल एक आयु का फर्क है। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए जो कम से कम आयु होनी आवश्यक है वो कितनी होनी आवश्यक है? 35 वर्ष की जो आयु है वो पूर्ण होनी आवश्यक है। यानी कि इसमें मिनिमम एज का प्रावधान है, मैक्सिमम एज का प्रावधान है वो नहीं है।
कम से कम आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी आवश्यक है। अधिकतम आयु सीमा का कोई भी किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। बाकी अन्य योग्यता वही है जो एक लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक होती है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के बल पर नहीं हो, पागल और दिवालिया नहीं हो। यह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रमुख योग्यताओं का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, इसके लिए जो आयु का प्रावधान है वो कितना है, 35 वर्ष। कम से कम आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी आवश्यक है। अधिकतम आयु सीमा का किसी भी प्रकार का राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो योग्यताओं का उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद 58 में है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 59। और अनुच्छेद 59 में किस चीज का उल्लेख है, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तों का उल्लेख है। पद की शर्तें, पद की शर्तें। इस अनुच्छेद 59 के अंदर कई इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो राष्ट्रपति के टॉपिक से तैयार होते हैं। राष्ट्रपति के जो पद की शर्तें हैं उनका उल्लेख वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 59 में। सबसे पहली जो शर्त जिसके बारे में हम पढ़े, राष्ट्रपति के पद की शर्त, जो पहली शर्त है वो क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने देश में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व वह संसद, किसी भी राज्य के विधानसभा का यदि सदस्य, संसद का सदस्य है या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है, या वह किसी भी राज्य का राज्यपाल है, तो जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा, जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा उसकी, जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा तो पहले का जो उनका पद है वो क्या माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा। संसद का सदस्य है, विधानसभा विधान परिषद का सदस्य है, किसी भी राज्य का राज्यपाल है, जिस दिन कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा तो उसकी पूर्व की सदस्यता क्या मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। कहने का मतलब अपने देश के संविधान में किसी भी व्यक्ति को एक साथ दो पदों पर रहने का जो प्रावधान है वो नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल है, राष्ट्रपति पद के लिए यदि वो निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति का उसने चुनाव लड़ा, उसमें वह यदि निर्वाचित हुआ है, तो जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा उसका राज्यपाल का पद समाप्त हो जाएगा। उसके लिए उसे पहले से त्याग पत्र देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। न यदि वह संसद का सदस्य है, यदि वह विधानमंडल का सदस्य है, यदि वो त्याग पत्र नहीं देता है, कोई इसमें कहीं पर भी संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं कि वो पद ग्रहण करने से पूर्व त्याग पत्र दे। जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा उसकी पूर्व की सदस्यता क्या मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। ये राष्ट्रपति के पद की क्या हो गई, पहली शर्त हो गई। दूसरी जो शर्त है वो क्या है, दूसरी शर्त है वो ये है, अपने देश के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला कोई भी जो व्यक्ति है, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, उसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक, 50 तो प्रस्तावक व 50 अनुमोदक, इसको आप समर्थक भी कह सकते हो। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक या समर्थक होने आवश्यक है। और ये 50 प्रस्तावक और जो 50 अनुमोदक होंगे, यह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होने आवश्यक है। यानी कि 50 तो वह सदस्य होने चाहिए जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखें, और 50 उसका समर्थन करने वाले होने चाहिए। और ये दोनों ही क्या होने चाहिए, निर्वाचक मंडल के सदस्य होने जरूरी है, और दोनों अलग अलग होने चाहिए। यह भी राष्ट्रपति के पद की एक महत्वपूर्ण क्या है, शर्त। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला जो कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए 15,000 रुपए क्या है, जमानत राशि का प्रावधान है। जमानत राशि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कितनी है, 15,000 रुपए। और ये 15,000 रुपए की जो जमानत राशि है, ये कहां पर जमा होती है भाई, ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये क्या होती है, जमा होती है। और इसके लिए एक प्रावधान है, ये न सिर्फ एक राष्ट्रपति के लिए, बाकी संसद का जो लोकसभा का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है, उनके लिए भी यही प्रावधान है कि किसी भी उम्मीदवार को कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग यदि मतों का प्राप्त नहीं होता है, कितना, 1/6 भाग यदि मत प्राप्त नहीं होते हैं कुल पड़े वैध मतों का, तो उसकी जमानत राशि को क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपए है। कहां पर जमा होती है भाई, ये आरबीआई में जमा होती है।
कितने मत प्राप्त नहीं करने पर जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है? कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होने पर यह जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। ये 1/6 भाग वाला जो प्रावधान है, ये लोकसभा विधानसभा सदस्य के लिए भी यही प्रावधान है, उनकी भी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है यदि कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग वो प्राप्त नहीं करते। इसके अलावा राष्ट्रपति उम्मीदवार के जो पद की अगली जो शर्त है वो क्या है? कार्यकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 361 में प्रावधान है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 361 में यह प्रावधान है, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। कार्यकाल के दौरान यह प्रावधान अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राज्यपाल के लिए भी लागू है। अनुच्छेद 361 में क्या प्रावधान है? कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। दीवानी संबंधी मामलों में यदि उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाती है तो कम से कम कितने समय पूर्व सूचना देनी आवश्यक है? 2 माह पूर्व सूचना देनी उन्हें आवश्यक है। कम से कम 2 माह पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो दूसरी शर्त है वो क्या है? अनुच्छेद 361 के अंतर्गत कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। दीवानी संबंधी मामलों में यदि किसी प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है तो कम से कम कितने समय पूर्व सूचना देनी आवश्यक है? 2 माह पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम शर्त पढ़े, राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त है वो क्या है? कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्तों व उपलब्धियों में, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते व उपलब्धियों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब, इसको यदि हम सरल शब्दों में समझना चाहिए, जब तक राष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति है उसको मिलने वाले जो वेतन भत्ते या जो उपलब्धियां हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कटौती नहीं कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में अपने देश के राष्ट्रपति को जो प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है वह कितना वेतन प्राप्त होता है? 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है वो कितना भाई? 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख रुपए जो वेतन है यह 1 जनवरी 2016 से लागू है। कब से लागू है? 1 जनवरी 2016 से लागू है। और 2018 में इसे क्या किया गया था? बढ़ाया गया था। इससे पूर्व राष्ट्रपति को प्रतिमाह जो वेतन प्राप्त होता था वो कितना वेतन प्राप्त होता था? 1.5 लाख रुपए। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। इससे पूर्व राष्ट्रपति को वेतन प्राप्त होता था वो कितना होता था? 1.5 लाख रुपए। पद से हटने के पश्चात राष्ट्रपति को अंतिम माह में मिलने वाले वेतन का 50% उन्हें क्या प्राप्त होती है? पेंशन प्राप्त होती है। अंतिम माह में मिलने वाले वेतन का 50% उन्हें क्या प्राप्त होती है? पेंशन प्राप्त होती है पद से हटने के पश्चात। इनकी मृत्यु होने के बाद में इनके पति या पत्नी को मिलने वाली पेंशन का 50% उसके बाद में क्या होती है? प्राप्त होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को रहने के लिए निःशुल्क आवास मिलता है। राष्ट्रपति का जो निःशुल्क आवास है जो अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली के अंदर अरावली पर्वतमाला का जो अंतिम छोर है जिसे रायसीना पहाड़ी कहा जाता है वहां पर स्थित है। विश्व के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के भवन की यदि बात करें तो भारत का राष्ट्रपति भवन, विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के भवन के मामले में भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो सबसे बड़ा भवन है। इसमें कुल कमरों की जो संख्या वो कितनी है? 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? 340 कमरे। और ये जो राष्ट्रपति भवन है यह 1929 में बन करके तैयार हुआ था। इस राष्ट्रपति भवन को 1950 तक वायसराय भवन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? वायसराय भवन के नाम से जाना जाता था। कब तक? 1950 तक। और 1950 में इस वायसराय भवन का नाम बदल करके क्या कर दिया भाई? राष्ट्रपति भवन। वायसराय भवन का नाम बदल करके
1950 में क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। 1950 तक इसे वायसराय भवन कहा जाता था। अपने देश का जो वायसराय होता था वह इसमें क्या करता था, रहता था। इस वायसराय भवन में रहने वाले जो पहले वायसराय थे वह कौन थे, लॉर्ड इरविन। वायसराय भवन में रहने वाले जो पहले वायसराय थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड इरविन। ये पहले वायसराय थे वायसराय भवन में रहने वाले। अपने देश के पहले व्यक्ति जो इस वायसराय भवन में या राष्ट्रपति भवन में जो रहे थे उनका नाम था सी राजगोपालाचार्य, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। भारत के पहले व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति भवन में रहे थे। भारत के पहले राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भवन में रहने वाले थे उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने देश के पहले राष्ट्रपति बने थे और वह राष्ट्रपति भवन में रहने वाले अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, इस प्रकार अपने देश के अंदर नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसकी डिजाइन तैयार करने वाले, राष्ट्रपति भवन की जो डिजाइन तैयार करने वाले थे वो कौन थे, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस जिनके द्वारा अपने देश के राष्ट्रपति भवन की क्या की गई थी, डिजाइन तैयार की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तों का क्या है, उल्लेख है। उसके बाद में साथियों नमस्कार। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट अगला अनुच्छेद जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, अनुच्छेद 60। और अनुच्छेद 60 में किस चीज का उल्लेख है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। अपने देश का जो राष्ट्रपति है उन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, भारत का राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसके समक्ष क्या लेता है, शपथ लेता है। और मुख्य न्यायाधीश यदि अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश ने क्या कराएगा, शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा उन्हें क्या दिलाई जाती है, शपथ है वो दिलाई जाती है। संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, इस तीसरी अनुसूची में भारत में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। लेकिन याद रखना, संविधान की तीसरी अनुसूची में अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है उसका उल्लेख नहीं है। उसका उल्लेख वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में है। तो राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में है। शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो इन्हें वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा क्या दिलाई जाती है, शपथ है वो दिलाई जाती है। ठीक है।